So hello everyone. So today is the fourth lecture of electrostatics in which we'll discuss Coulomb's law in vector format. So in the last lecture we had already discussed Coulomb's law. Coulomb's law के बारे में लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन हो चुका है, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ें देखी थी कि अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 होगा और वो r डिस्टेंस पर रखा होगा। मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल हमने लिया और r डिस्टेंस पर उनको रख दिया, ओके। तो एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा था और उस फोर्स की वैल्यू थी k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, ठीक है। अब इस लेक्चर में देखिए हम क्या देखेंगे कि मैग्नीट्यूड जो था k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर और प्लस उस फोर्स की जो डायरेक्शन थी, डायरेक्शन किधर थी, अलोंग लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने इन दोनों की सेपरेट बातें की थी। मतलब हमने मैग्नीट्यूड अलग डिस्कस किया था और डायरेक्शन को अलग डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके देखेंगे और एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे कि अगर वेक्टर फॉर्मेट में हमें कूलम फोर्स लिखना हो, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना हो, तो हम किस तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लो दो चार्ज है आपके पास Q1 और Q2 और उनको हमने r डिस्टेंस पर रखा है। फॉर एग्जांपल हमने उनको r डिस्टेंस पर रख दिया। जैसे यहाँ पर ये देखो, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, इनके भी एक सेकेंड ना, इनके बीच की मान लो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस r है। Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। और Q1 जो है वो x1 y1 z1 पर रखा है और Q2 जो है वो x2 y2 z2 पर रखा है। ये दो चार्ज पार्टिकल है। तो होगा क्या, Q2 Q1 पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा और Q1 Q2 पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो देखो, Q2 जो Q1 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है F12 वेक्टर से, ठीक है। F12 बोलने का मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो Q1 पर फोर्स Q2 की वजह से, ठीक है। अब देखो, Q2 पर Q1 फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, है ना, उसको हमने लिखा है F21 वेक्टर, वेक्टरली रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। F21 वेक्टर बोलने का मतलब हो गया, 2 पहले आने का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन Q2, ठीक है। और एक बाद में लिखा है हमने, तो किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो ये तो हमने दो फोर्स डायरेक्शन यहाँ पे, दो फोर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक और चीज़ रिप्रेजेंट की गई है, R12 वेक्टर, और एक और चीज़ है R21 वेक्टर, ठीक है। अब ये R12 वेक्टर क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है Q1 का विद रिस्पेक्ट टू Q2, ठीक है। R12 क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, Q1 का विद रिस्पेक्ट टू Q2। अब देखो, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, जैसे Q1 x1 y1 z1 पर रखा है और Q2 x2 y2 z2 पर रखा है। तो मान लो मेरे को चाहिए पोजीशन वेक्टर Q1 का Q2 के रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या करूँगा, Q1 के पोजीशन मतलब Q1 के कोऑर्डिनेट में से Q2 के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखो, अगर मुझे R12 वेक्टर चाहिए, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर चाहिए Q1 का विद रिस्पेक्ट टू Q2, तो मैं क्या करूँगा, Q1 का जो भी कोऑर्डिनेट है उसमें से Q2 के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, x वाला कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 y कैप, y वाला कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, y1 माइनस y2 j कैप, और सिमिलरली z वाला कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, z1 माइनस z2 k कैप, ठीक है। इसी तरीके से मैं R21 वेक्टर निकालूंगा, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1। तो उसके लिए क्या करूंगा, उसके कोऑर्डिनेट में से, मतलब Q2 के कोऑर्डिनेट में से Q1 के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा, सिंपल है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। तो ये R12 वेक्टर और R21 वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। अब क्यों कर रहे हैं सब अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, पहले ये चीज़ लिख लो जो चीज़ यहाँ पे बनाई हुई है हमने, उसके बाद बात में करते हैं।
इसको लिखो और ये बता दो कब लिख के हो गया, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। सिर्फ ये केस एनालाइज कराया जा रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल है और क्या क्या चीज़ें लिखी गई यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर क्या है, फोर्स का वेक्टर क्या है, बाकी अभी बाद में बात करेंगे। लिख के हो जाए तो प्लीज़ कंफर्म मी। इज इट कंप्लीटेड? सबका हो गया क्या? इफ इट इज कंप्लीटेड लेट मी नो कि हो गया हो तो वी कैन प्रोसीड फर्दर। ओके, देखो ये सारी चीज़ें बस अभी लिख लेनी है, अभी समझ में आ जाए क्यों बातें कर रहे हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आएगी पोजीशन वेक्टर एक चार्ज का दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में कैसे लिखा गया है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो ये पहले मुझे बताओ, जो चीज़ मैंने यहाँ पे बोली है क्या वो चीज़ समझ में आई है? अगर उसमें कोई डाउट हो तो फिर बोलो, फिर हम उसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद ही। मैंने जो जो चीज़ें यहाँ पे बोली क्या वो समझ में आ गई हैं? तो प्लीज़ कंफर्म मी। ओके, तो देखो अब आगे बढ़ते हैं और ये चीज़ देखते हैं कि क्यों हमने ये सारी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए भाई। तो अब देखो, अब आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी है, ये F12 वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन किधर है? F12 वेक्टर की डायरेक्शन इधर है ना, ये डायरेक्शन देखो, ये इधर है F12 वेक्टर की डायरेक्शन। और इस तरफ एक और वेक्टर है, वो कौन सा वेक्टर है? R12 वेक्टर। तो R12 वेक्टर की डायरेक्शन और F12 वेक्टर की डायरेक्शन सेम है कि नहीं, है ना? और सिमिलर टू दैट F21 वेक्टर की डायरेक्शन और R21 वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। ये चीज़ समझ में आई? मतलब F12 वेक्टर R12 वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, F21 वेक्टर R21 वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे देखो इसी चीज़ को यहाँ पर फिर से मेंशन किया गया है कि F12 वेक्टर किसके अलॉन्ग है? R12 वेक्टर के अलॉन्ग है। और F21 वेक्टर किसके अलॉन्ग है? R21 वेक्टर के अलॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन R12 की होगी वही F12 की होगी, और जो डायरेक्शन R21 की होगी वही F21 की होगी, है ना? तो अब ध्यान दो, हम लोग डायरेक्शन कैसे लिखते थे? हम लोग डायरेक्शन लिखने के लिए यूनिट वेक्टर निकाला करते थे। तो ये देखो यूनिट वेक्टर, ये क्या है? R12 कैप। R12 कैप बोलने का मतलब क्या है? R12 वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखा गया है। ठीक है,
तो वही यूनिट वेक्टर किसके लिए होगा, F12 वेक्टर के लिए भी होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम है ना। तो जो R12 वेक्टर का यूनिट होगा, मतलब यूनिट वेक्टर होगा, वही F12 वेक्टर की डायरेक्शन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा। तो हमने क्या किया ना, R12 वेक्टर की डायरेक्शन निकाल ली। जब भी हम बोलते हैं कि डायरेक्शन निकाल लिया, तो उसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर निकाल लिया। किसी भी चीज़ की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन निकालने का मतलब क्या होगा, हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। तो अगर हमें चाहिए, अगर मान लो हमें चाहिए कि F12 वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा मैंने R12 वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिख लिया, क्योंकि F12 वेक्टर और R12 वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R12 वेक्टर को हमने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। देखो, तो R12 वेक्टर कैसे लिखा गया वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख लिया है, x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप। तो R12 कैप निकालने के लिए हमने वेक्टर लिखा ऊपर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब देखो मैग्नीट्यूड R लिखा है यहाँ पर, R लिखने का मतलब क्या है, R लिखने का मतलब ये है कि Q1 Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब R12 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो R ही है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर R12 कैप लिखने के लिए वेक्टर लिखा और नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। ठीक है, अच्छा R को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, मतलब Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी निकाला जा सकता है। x1 y1 z1 x2 y2 z2 के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो हमने अभी इस वाले पॉइंट में निकाला क्या है, यूनिट वेक्टर निकाला है F12 वेक्टर के अलॉन्ग। सिमिलरली अगर हम F21 वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, तो हमें R12 वेक्टर के अलॉन्ग, सॉरी R21 वेक्टर है ये, R12 नहीं है ये, R21 वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, R21 वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप R21 वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और वही चीज़ आ गई है, बस फ़र्क क्या है, जहाँ पे x1 माइनस x2 लिखा जा रहा था वहाँ पे x2 माइनस x1 लिखा जा रहा है। तो इस पॉइंट में कुछ नहीं किया हमने, हमने यूनिट वेक्टर निकाला है F12 वेक्टर के अलॉन्ग और F21 वेक्टर के अलॉन्ग। ठीक है, चलो तो ये लिखो और ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सिंपल सी बात है, मैंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया इस चीज़ को, सिर्फ यूनिट वेक्टर निकाला गया है F12 वेक्टर के अलॉन्ग, और मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ F12 वेक्टर की डायरेक्शन R12 वेक्टर के अलॉन्ग होगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है। ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया कि कंफ्यूजन तो नहीं बढ़ी, और अगर समझ में आ गया तो लेट मी क्लियर, और फिर लिखो आप। इस चीज़ में कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, तो उसको समझते हैं, बहुत आसान सी चीज़ है, मैंने कुछ ज़्यादा ही जोड़ दिया है इस चीज़ पर। ठीक है बहुत आसान सी चीज़। आराम आराम से लिखना है, एकदम कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, एकदम इजी गोइंग जाना है। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो बताना, और कहीं पे कुछ ज़्यादा तेज़ी से अगर मैं बोल गया हूँ तो
मुझे इस चीज़ की कंफर्मेशन दे देना, तो फिर मैं ध्यान दूंगा इस चीज़ पर। यूनिट वेक्टर अलोंग F2, F12 वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब, देखो 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 समझो, F12 वेक्टर की डायरेक्शन R12 वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है ना, ये दो वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, है ना, डायरेक्शन सेम है ना, तो दोनों का यूनिट वेक्टर भी तो सेम होगा। मैं ये बोल रहा हूँ, डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर होता है। तो अगर R12 की और F12 की डायरेक्शन सेम है तो दोनों का यूनिट वेक्टर भी सेम होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे F12 के लिए यूनिट वेक्टर चाहिए तो वही R12 का भी यूनिट वेक्टर होगा। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर R12 का वेक्टर ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ये रहा, ठीक है। तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ये लाइन की लेंथ है, ये R12 वाली जो लाइन है ना, इसकी लेंथ है, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी है, Q1 Q2 के बीच में जो भी सेपरेशन रहा होगा वो है, और वो सेपरेशन हमने R ट्रीट किया है, ठीक है। एक तो ऐसे लिख सकते हो, एक ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई Q1 X1 Y1 Z1 पर रखा है और Q2 X2 Y2 Z2 पर रखा है, और दो पॉइंट के बीच में जब डिस्टेंस निकालनी होती है तो क्या करते हैं, अंडर रूट X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। तो सिंपली ऐसे ही लिखा है। और सिमिलर टू दैट हमने यहाँ पर यूनिट वेक्टर अलोंग F21 निकालना है, तो R21, ये 1 2 नहीं है, इसको ध्यान देना, R21 है, ये R21 के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लिया। सेम प्रोसेस है। इफ इट इज क्लियर लेट मी नो, और लिख भी लिया हो तो भी बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब जिस चीज़ के लिए हमने इतनी मेहनत की, अब उसका टाइम आ गया। देखो अब ये F12 वेक्टर, ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, ये फोर्स वेक्टर है। अब फोर्स को लिखने के लिए, कोई वेक्टर को लिखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो उसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी जो कि यहाँ पर है, और एक उसके डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। डायरेक्शन बोलने का मतलब यूनिट वेक्टर है, उसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का मतलब है उसी की डायरेक्शन, मतलब F12 की डायरेक्शन होगी R12 कैप, और उसका मैग्नीट्यूड होगा F12, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, मैग्नीट्यूड तो कल भी हमने पढ़ा है ना। ध्यान से देखो, ये जो फोर्स है F12 वेक्टर, एक सेकेंड, ये देखो, ये F12 वेक्टर, ये जो फोर्स है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो आप ऑलरेडी जानते हो, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वी नो दैट, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो मैग्नीट्यूड तो हमको पता है, अब डायरेक्शन और लिख लिया हमने, डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब किसी वेक्टर को लिखने के लिए उसके मैग्नीट्यूड को उसी की डायरेक्शन से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो वेक्टर लिखा जाएगा। तो हमने मैग्नीट्यूड को बस क्या किया, अब डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ये रही, F12 की डायरेक्शन R12 कैप है, तो R12 कैप से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे देखो।
तो ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये आर स्क्वायर है और नीचे आर है ना, ये देखो ये चीज़ उतर के आ गई है यहाँ पर, ये वाली चीज़ जो है ये सीधे यहाँ पर आ गई है, तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया और ये मैग्नीट्यूड आगे लिखा है, तो आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, के क्यू वन क्यू टू एज इट इज़ आ गया और आर वन टू वैक्टर एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पे देखो एफ वन टू वैक्टर कंप्लीटली हम कैसे लिख सकते हैं, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वन टू वैक्टर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं एफ वन टू वैक्टर तो यहाँ पर देखो आर वन टू आ रहा है, और अगर हम बात करेंगे एफ टू वन वैक्टर की, एफ टू वन वैक्टर की तो सारी चीज़ें एकदम सेम होंगी, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर टू वन आएगा। तो जो भी फोर्स चाहिए, जैसे एफ वन टू चाहिए तो आर वन टू आ जाएगा, एफ टू वन चाहिए तो आर टू वन आ जाएगा, और उसके आगे क्या लिखा रहेगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। यही है, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, ये फोर्स लिखा है हमने कंप्लीटली बोलने का मतलब क्या है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, लिखो इसे पूरा। ये चीज़ समझ में आ गई तो बताना, और अगर कोई डाउट हो तो भी बताना। किसी को डाउट है किसी चीज़ में? अब देखो मैं इस चीज़ को ना एकदम समराइज़ कर दे रहा हूँ एकदम बहुत आसान तरीके से। जब भी आपको कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखना है, जब भी कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या करना होगा, जैसे मान लो Q1 पर फोर्स चाहिए Q2 की वजह से, वेक्टरली Q1 पर फोर्स चाहिए Q2 की वजह से, ठीक है, मतलब F12 वेक्टर चाहिए, तो क्या करोगे, फॉर्मूला क्या लगाओगे, के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू R12 वेक्टर लिख देना। अगर मान लो तुमको चाहिए F21 वेक्टर, मतलब Q2 पर फोर्स चाहिए Q1 की वजह से, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू R21 वेक्टर, इस तरीके से। अगर मतलब F12 चाहिए तुम्हें तो R12 वेक्टर लिख देना यहाँ पे, और अगर F21 वेक्टर चाहिए तो यहाँ पर R21 वेक्टर लिख देना, इतना सिंपल है।
इतनी चीज़ याद रखना बस। यहाँ पे देखो आर क्यूब आ गई है, जो पहले आर स्क्वायर होता था, तो अभी भी है आर स्क्वायर ही, क्योंकि यहाँ पर भी एक आर छिपा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ लेना। एक चीज़ और समझो यहाँ पे, इन द अबव फॉर्मूला Q1 एंड Q2 आर टू बी प्लेस्ड विद देयर साइन। अब ध्यान दो, अगर मान लो तुम वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, मान लो तुम चाहते हो कि तुम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करो, वेक्टर फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो तुम्हें Q1 और Q2 को उसके साइन के साथ रखना होगा। साइन के साथ रखने का मतलब क्या है, मान लो अगर Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखोगे, अगर Q1 -3 कूलम है तो Q1 की जगह -3 रखोगे। समझ गए? लेकिन जो हमने ये वाला फॉर्मूला बताया था ऊपर कूलम्स लॉ में, जैसे एक सेकेंड, जो ये वाला फॉर्मूला आपको बताया गया है ना, K Q1 Q2/r², ये कूलम्स लॉ में ये जो फॉर्मूला बताया गया था K Q1 Q2/r², जब तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे ना फोर्स का, तब Q1 Q2 को साइन के साथ नहीं रखना है। मतलब खाली अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो फोर्स का, तो तुम्हें Q1 Q2 को साइन के साथ नहीं रखना है। अगर Q1 -3 भी है ना, तो भी तुम Q1 की जगह 3 रख दोगे, है ना। खाली अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो नहीं रखोगे। लेकिन मान लो अगर वेक्टर के साथ निकालना है फोर्स को, तुम खाली मैग्नीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव, बात समझे? तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ नोट करके लिख लेना यहाँ पे। हाउ वेक्टर R12/R, बेटा R12/R का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर है। किसी फोर्स को, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का मतलब क्या है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड लिख दो। तो ये तो देख मैग्नीट्यूड लिख दिया हमने, और फिर उसके बाद क्या लिख दिया, उसकी डायरेक्शन लिख दी। तो डायरेक्शन क्या है, R12 वेक्टर/R, ये तो यूनिट वेक्टर लिखा है हमने यहाँ पे। डायरेक्शन बोलने का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर। और F12 की डायरेक्शन किधर है, जिधर R12 की डायरेक्शन है, तो हम R12 के डायरेक्शन के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, तो वही यूनिट वेक्टर F12 के अलॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया? लेट मी नो इफ इट इज़ क्लियर। जो भी डाउट पूछी हो, अगर उसका एक्सप्लेनेशन मिल गया हो एंड ऑल्सो वो क्लिक हो गया हो तुम्हारे ब्रेन में, तो फिर मुझे कंफर्मेशन दो, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। और इसको लिख लेना, ये पूरा जो नोट करके लिखा है। मैं थोड़ा चीज़ों को ओवर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा जोर दे के बोल रहा हूँ, बट है नहीं चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट, बहुत आसान सी चीज़ें। तो उनको जब एक बार ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद खुद से एक बार देखोगे, तो दीज थिंग्स विल सीम वेरी सिंपल। और वैसे भी ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बोर्ड के एग्ज़ाम में 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एक्सप्रेस करो कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्मेट, तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर देना, तो आपको वहाँ पे पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कभी भी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब है ये बकवास हमारे लिए। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये चीज़ हमारे लिए वर्थ नहीं है, बिल्कुल भी काम की चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन CBSE बोर्ड में 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि आप एक्सप्लेन करो कूलम लॉ वेक्टर फॉर्मेट में। तो बस क्या करना है, उसकी मैग्नीट्यूड को उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देना, और डायरेक्शन किधर होगी ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ये जागृति शुक्ला जो अभी डाउट मैंने बताया, इज इट क्लियर? ये समझ में आया कि R12/R कहाँ से आया, वो डायरेक्शन को मल्टीप्लाई किया गया मैग्नीट्यूड से वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, वेरी गुड। ये लिख लिया ना ये?
Is it completed? Yes. ओके, सो देखिए, अब ध्यान से देखिए. सो नेक्स्ट टॉपिक इज माइंड सजेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ द कूलम्स लॉ. सो बेसिकली देखो, अब ध्यान से समझने वाली बात ये है कि वापस से मेरा सजेशन क्या होगा, कूलम्स लॉ के जब भी क्वेश्चंस आएंगे एप्लीकेशन बेस्ड, तो आपको करना क्या है, आपको बस इतना सा करना है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैग्नीट्यूड अलग से निकाल लो. और मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, वो तो बहुत सिंपल है. और डायरेक्शन अलग से निकाल लेना. आपने वेक्टर अगर पढ़ा होगा तो मैं आपको समझा दूंगा डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी. ठीक है, तो बेसिकली ये एप्लीकेशन वेक्टर का है, तो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड अलग से निकालना, उसकी डायरेक्शन अलग से निकालनी है. और जब भी मैग्नीट्यूड निकालोगे ना फोर्स का, तो Q1 और Q2 को मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम फोर्स का, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. एयर या वैक्यूम की बात कर रहा हूँ. अगर कोई नया मीडियम आ जाएगा तो वही फोर्स का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू एप्साइलन आर, नीचे एप्साइलन आर रहेगा. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एयर और वैक्यूम में, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. वहाँ पे Q1 Q2 को उनके साइन के साथ नहीं रखना है, वहाँ पर Q1 Q2 को उनके मैग्नीट्यूड के साथ रखना है. तो वापस से बोल रहा हूँ, करना क्या है आपको, जब भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा कूलम्स लॉ के ऊपर, सबसे पहले आपको मैग्नीट्यूड निकालना है. भाई फोर्स कितना लगेगा किस चार्ज के ऊपर, पहली चीज़ तो ये निकालनी है कि फोर्स कितना लगेगा किस चार्ज के ऊपर. और दूसरी चीज़ आपको ये निकालनी है कि डायरेक्शन अलग से निकालेंगे. और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो मैं भी बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताऊंगा. तो अभी तक का बस थ्योरेटिकल सेक्शन था, बहुत ज़्यादा इसका ज़रूरत नहीं है. हाँ, क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है एक दो नंबर में, तो आप कर देना वैसे. ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके लिख लेना ये चीज़ कि जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड अलग से निकालेंगे. विल फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेपरेटली एंड डायरेक्शन सेपरेटली. ठीक है, एंड वन पॉइंट ऑल्सो टू बी नोटेड, इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स Q1 एंड Q2 आर टू बी प्लेस्ड विदाउट देयर साइन. वी डोंट हैव टू यूज देयर साइन. ठीक है, नाउ कंप्लीट दिस. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. चलो, एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, एक सेकंड बस रुको तुम. सो अभी एक क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करो तुम. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो आराम से, एकदम आराम से सोचना कैसे कैसे हो रहा है, टाइम देना क्वेश्चन को, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन. ठीक है, चलो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व.
ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, तो बहुत सिंपल, K(Q1)Q2 अपॉन आर स्क्वायर लगा देंगे फॉर्मूला। ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बोलना, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, K(Q1)Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹, ठीक है। इट वुड नॉट बी 10⁻10, 3.6 × 10⁻10 थोड़ी ना होगा, 36 × 10⁻10 होगा, 3.6 × 10⁻11 आएगा, ठीक है। कि क्या क्या निकाल रहे हो तुम, 3.6 × 10⁻9, 3.6 × 10⁻10, ये कहाँ से आ रहे हैं? पहला 11 आया, फिर 10 आया, फिर 9 आया, तो प्रोग्रेशन बना दिया तुम लोगों ने। बहुत बढ़िया भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ विल बी सेम फॉर बोथ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स होते हैं और इंटरनल फोर्स हमेशा ही क्या लगेंगे, बराबर लगेंगे। 5 2 पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही 2 5 पर लगाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, और डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कुछ बोले ही नहीं गया, ठीक है भाई। तो चेक करें आंसर कैसे गलत आ रहा है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला ही तो लगाना है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सिंपल सा। K(Q1)Q2 अपॉन आर स्क्वायर लगा दो, आंसर आ गया। और दोनों फोर्स बराबर होगा, मतलब 5 2 पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही 2 5 पर लगाएगा। बहुत बार ये चीज़ें हम बोल चुके हैं, ठीक है। अब कितनी बार समझोगे एक चीज़, ठीक है भाई। और जितनी बातें करेंगे एयर या वैक्यूम में करेंगे, अगर कोई पार्टिकुलरली मीडियम दिया होगा तो उसके लिए मेंशन होगा चीज़, ठीक। और वो क्वेश्चन कैसे करते हैं उसकी भी, उसके बारे में भी बताया जाएगा। सो तब तक के लिए वेट करो, चीज़ें चलेंगी। ये सबका हो गया, सबको आ गया समझ में? चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। ये लिख लेना प्रॉपरली, क्वेश्चन लिखो, उसका सॉल्यूशन लिखो, फिर आगे बढ़ो। और ये इजी क्वेश्चन से ही हम बड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, तो इनको बहुत ईमानदारी से करो। इन सारे जितने भी आसान से सवाल हैं, फॉर्मूला कैसे लगाया जा रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। अब किसी को डाउट हो तो बोल देना। चलिए तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। एक सेकंड रुको, तो इसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं सॉल्यूशन को। चलो वैसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन तो तुम्हारे सामने आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, अब करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, प्रॉपरली देखो क्या चीज़ है, उसके बाद दिमाग लगाओ, अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करो। यहाँ पर